अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दिल तो बहुत दुखा हुआ है, आप सबको पता है क्या हुआ जिस तरह से दिल दुखा। बट ये जैसे आप पढ़ रहे हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन थंबनेल पढ़ रहे हैं, तो मैं यही सिर्फ बात करूँगा कि पाकिस्तान डिज़र्व्स टू लूज़। ये जिस तरह खेले हैं, जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह ये थ्रू आउट आज पूरे मैच में इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ये जिस टाइम टॉस हुआ है उस टाइम आई वाज डिस्कसिंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स कि पाकिस्तान यहाँ पे मैच हार गया। मतलब कौन बेवकूफ़ बंदा, एक टीम अंडर प्रेशर है, उसको पिछले मैच में इंडिया ने 170 समथिंग पे आउट किया हुआ है, उनसे 200 चेज नहीं हो रहा, और आप उस टीम को एक चांस दे रहे हो मैच में वापस आने का, और आपको पता है आपकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही, और आप टॉस जीत के करने आ जाते हो बैटिंग। वाह रे वाह! आप अपनी फुल स्ट्रेंथ, आपकी जो बॉलिंग है, जो भी आपकी मतलब स्ट्रेंथ भी मैं किस तरह कहूँ कि जिस तरह का मैच था जहां से आपने इतना स्कोर कर लिया, तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट सीरियसली मेरे पास तो मैं अब क्या बात करूं, लेकिन आपके साथ हमने एनालिसिस शेयर करना है अपना, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, स्क्वाड के अंदर क्या चेंजेस करनी ज़रूरी हैं। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप हो गया, वी वर द फेवरेट टू लिफ्ट द एशिया कप। मैंने भी आपसे ये बात की थी कि ये सबसे सुनहरी मौका है एशिया कप जीतने का पाकिस्तान के लिए, बट वेरी डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस। सो चलते हैं मैच के स्टार्ट से पहले। हमने कल टीम अनाउंस कर दी, और वो टीम अनाउंस की इस तरह, वो जैसा कहते हैं ना, अबड़ दबड़ में पागल हो गए हम कि हम इंडिया से मैच क्या हार गए, कि हमने टीम अनाउंस की है जिसके अंदर 5 चेंजेस कर दी। मतलब फखर को भी बाहर निकाल दो, आगा सलमान, चलो एक उसका बॉल लग गया वो एक अलग बात है। फिर हमारे फास्ट बॉलर साहब हैं, वो कभी नसीम शाह को कोई इंजरी हो रही है, हारिस राउफ साहब को साइड स्ट्रेन हो गया है। फिर हमें ये कंफ्यूजन रह रहा है कि पूरे एशिया कप में कभी फ़हीम को खिलाना है या नवाज को खिलाना है। तो बड़े ही कंफ्यूज्ड माइंड के साथ हमने ये पूरा टूर्नामेंट खेला है, और अब मेरा हाल है कि थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा, बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि आगे वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। सो आगे बढ़ते हैं। हमने टीम तो अनाउंस कर दी, अब पता नहीं लड़के रात को क्या खा के सोए थे, या सुबह उठते साथ उन्होंने कोई नाश्ता हैवी कर लिया है कि इमाम साहब को जो है वो बैक स्पैम हो गए हैं, साउथ शकील साहब को ओवरनाइट जो है बुखार हो गया। मतलब कल जिसे हम आपने रात को टीम अनाउंस की थी तब नहीं पता था कि साउथ शकील को बुखार है। ये कौन सा बुखार है कि रात तक नहीं था और सुबह एकदम ही चढ़ गया उसको बुखार, और वो मैच नहीं खेल सकता। तो मतलब इतने नाजुक प्लेयर है हमारे, मेरी समझ से बाहर है। तो ये थोड़ा सा हमें कुछ इस बारे में सोचना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा। कुछ प्लेयर जो आपको टीम में लाने हैं, और इन टीम के अंदर कुछ चेंजेस जो एक्सपेक्टेड हैं, तो उस पर बात करनी पड़ेगी। तो चलते हैं मैच स्टार्ट से। जी, हमने टॉस जीता, हम बैटिंग करने आ गए। फखर साहब को एक चांस मिला कि टीम से ड्रॉप थे कल रात तक, उनको चांस मिला। तो जब किसी ऐसे प्लेयर को चांस मिलता है ना कि आप डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, और मतलब आपको एक अल्लाह की तरफ से मौका मिला है, तो फखर को चाहिए था कि आज वो बिल्कुल खुल खिला के खेलता। जिस तरह का प्लेयर है वो, अगर आज आके अपनी कुछ 2-4 शॉट्स मारता, और इवन वो अपना 23-25 30-40 भी कर जाता, और वो उससे अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर जाता, तो अपनी इसमें जगह दोबारा पक्की कर लेनी थी। बट वो फिर डरा हुआ, सहमा हुआ, उसको पता नहीं चल रहा उसने कब फ्रंट फुट पे आना है, कब बैक फुट पे जाना है, कब पुल मारना है, कब कट मारनी है, कब हिट करना है, नहीं करना, उसे ब्लॉक करना है। तो मतलब फखर, मैं आज भी मानता हूँ कि हमें वर्ल्ड कप में फखर की जरूरत है। वो एक ऐसा प्लेयर है कि जिसकी हमें वर्ल्ड कप में जरूरत है, बट उसके साथ टीम मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा, आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ये 20-22 दिन जो वर्ल्ड कप में रह गए हैं उसको पूरी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, और उसका रिदम, उसको फखर फॉर्म पे बिलीव करने वाला प्लेयर नहीं है, या वो उसकी टेक्निक जो है वो फॉर्म पे चलने वाली नहीं है, वो रिदम पे चलने वाला प्लेयर है। तो आपको उसका रिदम वापस लेकर आना पड़ेगा। खैर, उसके बाद आगे चलें जी। फखर साहब चले गए, फखर साहब के बाद हमारे बाबर भाई आए हैं। बाबर भाई जो हैं उन्होंने कुछ अच्छी शॉट्स खेलना शुरू की, और शॉट्स खेलते खेलते सडनली बाबर साहब भी हमारे जो हैं वो एक अजीबोगरीब स्टंप हो गए। मतलब आपको पता है कि एक बॉल टर्न कर रहा है और वो आपको बाहर निकाल रहा है, और हमने पिछले मैच में देखा है कि उसने इंडियन प्लेयर्स को किस तरह जो है वो ड्रैग डाउन किया है विकेट से आगे। तो आप उसको थोड़ा सा प्ले आउट करो,
और बाकी बॉलर्स में थिकशाना नहीं तंग कर रहा था आपको, आप थिकशाना को खेल सकते थे अच्छे तरीके से। बिलागे तंग कर रहा है, उसका एंगल भी उस तरह के, तो आपको निकालना चाहिए था। खैर बाबर भाई भी आउट हो गए, रिजवान साहब आए हैं। रिजवान साहब ने जो आगे परफॉर्मेंस दी वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले रिजवान जिस तरह फंस के, उसको भी समझ नहीं आ रही थी। और अब्दुल्ला शफीक ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, और जिस टाइम उसने 50 कर लिया था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो जिस तरह का टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और सारा कुछ है, तो वो अब एक बड़े 100 की तरफ जाएगा और टीम को बड़ा सहारा देगा कि आज एक ऐसी इनिंग्स खेल के जाएगा कि टीम याद रखेगी। बट वो एक ऑफ स्टम्प के बाहर का बॉल है, उसे या तो आप अपर कट करो या पॉइंट के ऊपर खींच के चपेट मारो। आप उसको जो है भाई वो ऑफ स्टम्प के बाहर से बाउंसर को खींच के तो पुल मार रहे हो, तो तारा ही लगना था और क्या होना था। खैर वो भाई भी चले गए। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया अपना, नहीं सॉरी एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, पहले फिर हारिस साहब आए हैं, तो वो भी डरे डरे सहमे सहमे, मतलब आप लंका प्रीमियर लीग इन्हीं विकेटों पे खेली, आपने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, आप थोड़ा सा स्कोर को चलाओ। और थोड़ा सा जो रिजवान प्रेशर बना रहा था वो भी हारिस पे आया, पटनली की हो गया, तो उसको हम इतना क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। देन उसके बाद आ जाए जी, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया नवाज का, जो अच्छा चला, 2 चौके उसने मारे। बट सडनली आप एक बिल्कुल सिंपल, उसने सीधा आगे आपको बॉल किया, उसको आप या तो डिफेंड कर लो या उसको सिंगल निकाल लो। आप डबल माइंड हो गए, जो है वो बॉल ही मिस कर गए हैं, डंडे हो गए हैं। और आपको पता है बारिश आ रही है, इस टाइम अगर दोबारा मैच शुरू ना होता तो हमारा तो सिर्फ नवाज की विकेट की वजह से 15-20 स्कोर का फर्क पड़ जाता था। खैर नवाज भाई हैं, वो नवाज हैं, तो उनका कुछ क्या कर सकते हैं। फिर लकीली बारिश आई, वो बारिश आने से हमें टेम्परेरी तो फायदा हुआ कि थोड़ा सा विकेट सेटल डाउन हो गया। जिस टाइम ये नवाज आउट हुआ तो उस टाइम ड्रिजल चल रहा था, तो ड्रिजल चलते चलते जो विकेट के अंदर बाइट था ना, जो जिसकी वजह से टर्न मिल रहा था, वो जिस टाइम बारिश हुई तो वो डैम्पनेस ज्यादा आ गई, और वो डैम्पनेस आने की वजह से जो उसका मट्टी का टर्न हमें मिल रहा था ना श्रीलंकन स्पिनर्स को, वो आपने देखा होगा कि जब बारिश के बाद वो एक पासिंग शावर जो आया, थोड़ा सा गैप आया, उसके बाद जब वापस रिजवान और वो आए हैं खेलने इफ्तिखार, तो श्रीलंकन स्पिनर्स को इतना टर्न नहीं मिला। और वहां पे एक समझ आ गई थी कि अभी ये विकेट जो है वो बैटिंग के लिए साजगार होता जाएगा, और वही हुआ। हमने मतलब अच्छा हुआ कि उसके बाद बारिश से आने के बाद 3-4 ओवर जरा स्लो खेला, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में हमने 102 रन स्कोर किए, तो डेट वाज गुड। और एक 252 का टारगेट अच्छा था, लेकिन फिर वही बात है, हमारा शहीन अगर ऊपर से आउट नहीं करेगा तो हमारे कप्तान साहब के हाथ पैर फूल जाएंगे। आपके पास ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, B-C-D कि आपने करना क्या। हम लोग आए हैं, शहीन से ऊपर से आउट नहीं है, शहीन को कुशाल परेरा ने पहले ओवर में 2 चौके मारे हैं, हम लोग समझ नहीं है, हम फंस के। जमान को पहला मैच खिलाया है, उसको हमने टैग कराया, उसने भी एक हिस्ट्री क्रिएट की कि वन ऑफ द फ्यू बॉलर्स हो गया कि जिसने अपने पहले वनडे के अंदर जो है वो पहला ओवर कराया और वो मेडिन कराया, तो ये एक रिकॉर्ड बुक्स में तो उसका नाम आ गया। लेकिन उसके बाद हम चले, वो एक लकी है कि शदाब ने उसको रन आउट कर दिया परेरा को, और वो रुक गया। नहीं तो परेरा अगर जिस तरह खेल रहा था वो तो 5-7 ओवर पहले मैच खत्म करके तो वो डगआउट में चला जाता यार। उसके बाद अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के वो फिर उनकी बारी चली, फिर एक 77 पे जाके दूसरा आउट हुआ, और वो एक शदाब ने अच्छा कैच पकड़ा। लेकिन शदाब बिल्कुल ऑफ कलर है, शदाब को हमें लॉन्गर फॉर्मेट खिलाना पड़ेगा, शदाब को हमें कहना पड़ेगा कि कायदे आजम ट्रॉफी जाके खेले, वहां पे 4 दिन के मैच खेले, काउंटी सीजन में जाके जो उनका 4 डे की काउंटी होती है उसमें बॉलिंग स्पेल्स करे, ताकि उसकी वो ग्रिप में जान आए। वो उसकी कलाई में उतनी जान नहीं आ रही जिस वजह से उसको वो बाइट वो टर्न नहीं मिल पा रहा। तो ये शदाब को हमें कहना पड़ेगा, शदाब से T20 वनडे पे फोकस कर, रिसेंटली ज्यादा T20 खेला हुआ, तो उसको वो लॉन्गर स्पेल्स करने में बड़ा तंगी हो रही है। खैर आगे चले, फिर एक लॉन्ग पार्टनरशिप हुई और वो लग रहा था कि 2-4 पहले ओवर मैच मुका देंगे। क्रेडिट टू शहीन कि उन्होंने मैच जो है वो एंड पे स्पेल अच्छा किया, और एक आज आपको लकी चाचू हमारे इफ्तिखार साहब, तो उन्होंने इनिंग्स भी अच्छी खेली, और आज लक वाज ऑन हिज साइड, तो उन्होंने 3 आउट भी किए और आपको मैच में वापस लेके आए।
और इतना मेहनत करके सेकंड लास्ट ओवर में शाहीन ने इतना अच्छा ओवर किया, 4 स्कोर पे निकाला, 8 स्कोर आ गया। और जब 8 स्कोर रह गया था तो मेरा बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ गया था जमान खान को, जिस तरह मैंने देखा हुआ लाहौर कलंदर के लिए बॉलिंग करते हुए, तो मेरा बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि जमान खान जो है डिफेंड कर लेगा। और अगर आप उसके पहले 3 बॉल देखें तो, या 4 बॉल देखें तो 4 बॉलों में उसने 2 रन खाया और वो नजर आ गया था कि ये अब डिफेंड कर लेगा। अब आपको 2 बॉल 6 स्कोर चाहिए। और मेरे जैसा बंदा, बल्कि मेरे साथ मेरा वो दोस्त बैठा हुआ था, वो मुझे कहता है यार अब इनको थर्ड मैन और फाइनल लेग लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं वो एज लगने के हैं। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि थर्ड मैन भी फाइन होना चाहिए था, क्योंकि जमान खान जिस स्लिंगिंग एक्शन से आता है, या तो वो आपको स्लिंगिंग करते हुए टांग पे गेंद करेगा तो फाइनल लेग की तरफ जाने के ज्यादा चांसेस हैं, या अगर वो ऑफ स्टंप को टारगेट करेगा तो आपकी एज होकर चौका जाने के चांसेस हैं। तो उस टाइम हमने शाहीन अफरीदी को शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़ा कर लिया और थर्ड मैन हमने लिया नहीं। मतलब क्या कैप्टनसी हो रही है यार, मेरी तो समझ से बाहर है। उसके बाद आखिरी गेंद पे 2 स्कोर चाहिए, आपने इस ओवर में बाउंसर नहीं मारा हुआ, आपको पता है कि वो प्लेयर आपका स्लो बॉल भी रीड कर रहा है, अगले बॉल के लिए रेडी बैठा है, तो आप फिर चांस लेते हैं। बाउंसर पे 3 चांसेस ही थे ना, या तो टॉप एज लगती छक्का चौका हो जाता, या टॉप एज लगती कैच हो जाता, या वो मिस करता और कीपर के हाथ में जाता, तो या तो वो रन आउट होने के चांसेस थे या ड्रॉ हो जाता। बट समझ से बाहर है कि आपने उसकी टांग पे दिया है कि आराम से 2 करेंगे, तो मुझे लगता था खुद मैच हारने होते। खैर, दिस वाज द एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। और मेरा ख्याल है ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाना पड़ेगा टीम को, देखना पड़ेगा। आई एम स्टिल इन बिलीव के फखर टीम में होना चाहिए, हारिस भी टीम में होना चाहिए, मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ। और हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि वसीम जूनियर जो है वो बिल्कुल ही ऑफ कलर लग रहा था, तो उसकी टीम में जगह बनती है नहीं बनती है, हमें सानुल्लाह को टीम में डालना है या हमें और किसी ऐसे प्लेयर को टीम में लेकर आना है, तो हमें एक दफा ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। और हमने जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस किया उसमें आई एम प्रेफरिंग के 1-2 चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। हमें इमाद वसीम को भी देखना पड़ेगा, जैसे वो बैटिंग कर रहा है, और उसको हमें देखना पड़ेगा कि हम उसे वनडे के अंदर किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं स्क्वाड के अंदर। इंस्टेड ऑफ उसामा मीर अगर हम इमाद वसीम को साथ रखें, और कभी भी नवाज और इमाद वसीम के अंदर हमें चॉइस करनी पड़ेगी, तो मेरी प्रेफरेंस है कि इमाद वसीम को करंट फॉर्म के अंदर, आई नो कि वो 10 ओवर पूरे नहीं दे सकता, बट व्हेन यू हैव इफ्तिखार टू गिव यू 3-4 ओवर्स, तो आप इस तरह पुलिंग कर सकते हैं, तो उसकी बैटिंग से सेम हमें फायदा उठाना चाहिए। सो इन दी एंड गाइस, हमें वर्ल्ड कप के लिए सोचना पड़ेगा। हम इसके ऊपर दोबारा एक डिटेल वीलॉग करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे आफ्टर एशिया कप, कि क्या क्या खामियां थी हमारी, क्या क्या सारा था। ये तो आज का एनालिसिस था। तो अभी के लिए आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है एंड पे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।